Hello and welcome to my channel Bio Studies. Myself Komal. So let's start with the first chapter, the living world. Today's topics are what is living, characteristics of living being, biodiversity, and rules of nomenclature. So let's start. Our first topic is what is living. The objects exhibiting growth, development, responsiveness, and other characteristics of life are known as living beings. देखिए, जो ऑब्जेक्ट्स ये सब प्रॉपर्टीज़ लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस जब ये सब शो करते हैं उन्हें हम क्या कैटेगराइज करते हैं कि दैट इज़ लिविंग बींग्स, राइट? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग. फर्स्ट इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर. इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग. मीन्स हम इससे लिविंग बींग को डिफाइन कर सकते हैं. एंड ईच लिविंग इज़ अ complex entity which is formed of one or more cells. The cells are made up of protoplasm, living content, popularly called the living matter. देखिए यहाँ पर एक सेल स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज दिखाई हैं, राइट. सेल्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि अगर किसी बॉडी में सेल प्रेजेंट है यानी कि वो एक लिविंग कॉम्प्लेक्स है, एक लिविंग क्या है, बॉडी है. नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म. इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग. मीन्स इससे भी हम लिविंग बीइंग को डिफाइन कर सकते हैं. इट्स पॉइंट द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring in an organism due to specific interactions among different types of molecules within the interior of cells is called as metabolism. यानी कि जितनी भी टोटल केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में परफॉर्म होती हैं उन सब का सम टोटल ही क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है. एंड नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कभी भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते. दैट्स वाई हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स. थर्ड पॉइंट इज द आइसोलेटेड इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन हाउएवर बी कॉल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शंस और लिविंग रिएक्शन एज दे इन्वॉल्व. इन्हें हम कह सकते हैं बिकॉज ये क्या इन्वॉल्व करती हैं, एज दे इन्वॉल्व बायोकेमिकल्स, राइट. मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू काइंड्स. फर्स्ट इज़ एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज़ कैटाबॉलिज्म. देखिए मैंने बताया कि डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं बट बेसिक रिएक्शंस क्या हैं, एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म के अंदर कुछ रिएक्शंस आती हैं और कुछ रिएक्शंस आती हैं कैटाबॉलिज्म में. एनाबॉलिज्म होता है बिल्डिंग अप रिएक्शंस जहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं विद एनर्जी एंड इट विल फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल. और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कुछ ब्रेक डाउन रिएक्शंस होती है यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रेक होता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड इट विल रिलीज अ यूज एनर्जी. हियर यू विल सी अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड इट विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड release energy, right. Next, in case of anabolism, these small molecules and this energy it will combine and it will form large molecules. So these are two basic process जिसके अंदर reactions आती हैं, different chemical reactions आती है जो एक living being में perform होती हैं, right. Next characteristic property is growth. Increase in mass and increase in number of individual are twin characteristics of growth. देखिए प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न अक्कर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट रहती है बट एनिमल्स के अंदर अप टू अ सर्टेन एज हम ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं. थर्ड पॉइंट इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज ऑन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. लाइक कोई भी देखिए एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है कि माउंटेन्स, पोल्डर्स, सैंड मोल्ड्स do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material. Because हम कह रहे हैं अगर मास का बढ़ना, accumulation of material means मास इंक्रीज हो रहा है. कोई भी माउंटेन्स है उसके अंदर कोई भी रॉक्स है उसका क्या हो रहा है, accumulation हो रहा है. अगर accumulation के कारण मास के अंदर इंक्रीज आ रहा है यानी कि ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ को शो कर रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम उनके अंदर भी ग्रोथ. बट एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो नहीं करता है, क्या वो फिर नॉन लिविंग हो गया? तो ये सब क्वेश्चंस की वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि हम ग्रोथ को क्राइटेरिया लेकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी
possessing features more or less similar to those of parents, right? असेक्सुअल में एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आइदर मेल और फीमेल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय पेरेंटल मीन्स बोथ पेरेंट्स, मेल एज वेल एज फीमेल, फादर एज वेल एज मदर. इन प्लानेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशंस. तो ये सब क्या है, डिफरेंट रिप्रोडक्शन क्या है, मेथड्स हैं. लाइक हम देख रहे हैं एसेक्सुअल में, सेक्सुअल में, प्लानेरियाज में, राइट. बट देखिए, देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइक म्यूल्स है, स्टेराइल वर्कर बी है, या फिर कोई इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. दैट मीन्स क्या ये फिर नॉन लिविंग में आएंगे? नहीं, ये लिविंग है. तो इसी कन्फ्यूज़न की वजह से हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, राइट. रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्शियसनेस. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग इट इज़ अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाई, कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, किस तरह का टेम्परेचर है, या फिर कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर जिसे हम सेंस कर पा रहे हैं. इट इज़ ऑल रिलेटेड विद आवर कॉन्शियसनेस. द स्टिम्युलाई आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन इन हायर एनिमल्स लाइक आइज, ईयर्स, नोज. दीज आर आवर सेंस ऑर्गन्स, जहाँ से हम क्या हैं, इन सभी एनवायरमेंटल चेंजेस को क्या कर रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ all organism from primitive prokaryotes to most advanced or complex eukaryotes are able to sense and respond to environmental factors. Consciousness is said to be the defining property of living being. ये बात याद रखनी है आपने कि इससे हम living organism को define कर सकते हैं, isn't it? If a patient is lying in coma and consciousness is external environment are supposed to be absent, they can neither be called living. देखिए, if a patient is lying in coma and consciousness to external environment are supposed to be absent, they can neither be called living nor non-living or dead. ना ही वो लिविंग होगा, ना ही नॉन लिविंग, और ना ही डेड. इनको हम इनमें से किसी में भी कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया है. ओके, नेक्स्ट इज, देखिए हम इन सब कैरेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं. सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी. द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. कितने नंबर के और कौन से टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, ये सब किस में इंक्लूड रहता है, बायोडाइवर्सिटी में. बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट वेरिएशंस, वैराइटीज, राइट, वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट इज द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियंस. काफ़ी रेंज तो इनकी काफ़ी होगी. वी नो the plants and animals in our area by their local names. Okay, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने नंबर प्रेजेंट है स्पीशीज़ के. फिर हम सोचते हैं कि पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसका हम नेमिंग के लिए रहते हैं, उसका नेम क्या होगा, उसको हम किस नाम से उसको बुलाएंगे, राइट. सो हम अपने एरियाज़ में किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को लोकल नेम से पुकारते हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग. दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन आवर कंट्री, ठीक है. कंट्री टू कंट्री ये वेरी कर सकते हैं. सपोज़ हम नॉर्थ में रहते हैं और साउथ में जाकर उस नेम को बोले तो साउथ वाले जो भी पीपल होंगे वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज उनका लोकल नेम उस ऑर्गेनिज़म के लिए डिफरेंट होगा. सो इस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए, देन द कन्फ्यूज़न दैट वुड बी क्रिएटेड इफ़ वी फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रेफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग. अब इस कन्फ्यूज़न को हमें रिमूव करना था, ठीक है. इस कन्फ्यूज़न को हमने रिमूव करना था, इसीलिए हमने एक स्टैंडर्डाइज नेम दिया. हेंस देयर इज़ अ नीड. इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, नॉमेनक्लेचर. वेरी इंपॉर्टेंट.
For nomenclature or naming organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to and that is identification. सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम उसका नेमिंग करेंगे. हम नहीं, साइंटिस्ट ने इनकी नेमिंग की, नॉमनक्लेचर दिया, साइंटिफिक नेम दिया, ताकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्पीशी का नेम, एक ऑर्गेनिज्म का नेम क्या रहे, सेम रहे. तो इसे हमने क्या बोला, नॉमनक्लेचर. ओके, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ नॉमनक्लेचर क्या है, नॉमनक्लेचर इज जस्ट नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट. ओके, नेक्स्ट. फॉर प्लांट्स द साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. Definition ये describe भी आपको याद रखना है. और animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature, that is ICZN, ICBN International Code for Botanical Nomenclature and ICZN International Code of Zoological Nomenclature. देखिए मैं जहाँ स्टार कर रही हूँ कुछ important points हैं, उन्हें ही मैं स्टार कर रही हूँ. द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. ओके, अब नेमिंग का रहा कि नॉमनक्लेचर किया, बट उसके पीछे भी एक रूल था. साइंटिस्ट्स थे, पूरा ग्रुप था, लेकिन जो स्टार्ट किया वो किसने किया, ये सिस्टम किसने दिया, वो हम पढ़ेंगे अब. बायोनोमियल नॉमनक्लेचर, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम with two components. एक ऐसा नेम देना जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हो एंड दीज टू कंपोनेंट्स आर जेनरिक नेम होगा फर्स्ट एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट. लाइक साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा एक जेनरिक नेम है और इंडिका एक स्पीशी है. तो ये पूरा नेम क्या है, एक साइंटिफिक नेम है, बट इसमें कुछ एडिशन होगी, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे. तो दो कंपोनेंट्स रहे, एक जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक नेम. ये तो एक एग्जांपल था. अब ये जो सिस्टम है बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्ल लिनस, ये आपको यहाँ पर फोटो दिख रही होगी इनकी, कार्ल लिनस की. ओके, नेक्स्ट इज रूल्स. किन बेसिस पे, किन रूल्स पे उन्होंने, अभी हमने एक नेम पढ़ा पीछे मैंगीफेरा इंडिका, किस बेसिस पे ये नॉमनक्लेचर किया गया. तो ये रूल्स हैं और ये स्टेप वाइज रूल्स आपको याद रखने होंगे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. लैटिन में होते हैं और जब इसको हम लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं. द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस. फर्स्ट, क्योंकि टू कंपोनेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट करेगा जीनस को और सेकंड कंपोनेंट डिनोट करेगा उसकी स्पीशी को. अब ये जीनस, स्पीशीज़, ये सब टेक्सास क्या है, इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट फर्दर स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे. इसी चैप्टर का ये पार्ट है. अब आप ये बात याद रखिए कि ये दो कंपोनेंट्स हमारे आते हैं, जीनस और स्पीशीज़. थर्ड पॉइंट इज़ बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन. अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिख रहे हो, आप अपने टेस्ट में लिख रहे हो, इवन आप अपने नोट्स में लिख रहे हो, आप हैंड रिटन कर रहे हो इसको, तो आप कैसे लिखेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे नेम्स को. और अगर आप प्रिंट करवा रहे हो तो वो इटैलिक्स में होगा टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. ये लाइन को भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम थॉरली डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो फर्स्ट वर्ड जीनस को डिनोट कर रहा है वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, और जो सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट को कर रहा है वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से. ऑल राइट, देखिए यहाँ पर आपको मैंगोज़ दिख रहे होंगे. ये एक साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, और मैंगीफेरा क्या है, एक जीनस नेम है विच स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, और इंडिका एक स्पीशी है तो इट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर. ऑल राइट, एक बात और कि ये हैंड रिटन है. वैसे तो ये एक स्लाइड है, बट मैंने एक अलग से पेज लेकर इसको हैंड रिटन किया है, और जब हैंड रिटन किया तो इट सेपरेटली, देखिए सेपरेट हमने इसको रखा, सेपरेटली अंडरलाइन किया है, और ये जीनस है और ये हमारा स्पीशी है. इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, और इसका स्पीशी का फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल है. तो दिस इज़ द वे टू राइट अ nomenclature name, binomial nomenclature by Linus Carls.
Name of the author appears after the specific epithet that is at the end of biological name and it is written in abbreviated form. मैंने आपको पीछे बताया कि ये नेम है बट फुल नेम क्या रहता है? मैंगीफेरा इंडिका लिन. वाई लिन? लिन कौन है? लिनस कार्लस आपने अभी पढ़ा. नेम द ऑथर, नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट की इट इंडिकेट्स दैट स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनस. तो ये लिन तभी लिखा है. इस तरह का क्वेश्चन आपका नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आता है. तो क्या दिया जाता है कि करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का? तो एक ऑप्शन में होता है मैंगीफेरा, दूसरे में मैंगीफेरा इंडिका. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैंगीफेरा इंडिका को करते हैं बट प्रॉपर जो इसका राइट नेम है इज़ मैंगीफेरा इंडिका लिन, जो इसका कंप्लीट नेम है. तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आगे से कि इसका कंप्लीट नेम क्या होगा. इसका कंप्लीट नेम ओके. सो अब हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है. तो आई होप कि ये आपको पार्ट समझ आया होगा. अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप सपोर्टिंग टू माई चैनल. लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू सो मच.